थिएटर ऑफ माइंड जो रेडियो को कहा जाता है, उसको एक अलग दिशा, एक अलग लेवल पे लेके जाना, जहाँ पे एक ही सीन में, एक ही एपिसोड में सारे के सारे महारथी जो आप स्टेज पे देख रहे हैं वो सब हैं उस सीन में, बट फिर भी everyone has their own individuality, everyone has a different character. उसको क्रिएट करना जहाँ पे आप देख नहीं सकते लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं. So to take theater of mind to a different level, I think that was महाभारत. बट वैसे अगर देखा जाए तो फीवर हर किसी मुकाम में कुछ ना कुछ अलग करता है. स्पोर्ट्स के एरिया में सारी की सारी जो IPL टीम्स हैं उनके रेडियो पार्टनर्स हम हैं, जहाँ पे भी हम शामिल हैं. ऑल द स्पोर्ट्स वी सपोर्ट. तो अगर स्पोर्ट्स हो या फिर रेडियो ड्रामा हो, आई थिंक इट इज अबाउट रेडियो प्लस. रेडियो सिर्फ अब म्यूजिक का माध्यम नहीं रह गया. रेडियो पीपल वांट टू कम एज एन एक्सपीरियंस, दे वांट टू एक्सपीरियंस अ लॉट मोर, एंड आई थिंक फीवर इज द फर्स्ट रेडियो स्टेशन जो एक रेडियो प्लस लेकर आया है. एंड आई थिंक महाभारत इज द बिगेस्ट थिंग इन दैट. सो बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है. ये सवाल मुझे सभी कलाकारों ने भी पूछा था. आई रिमेम्बर शिल्पा के साथ पहली मीटिंग थी, शिल्पा ने पूछा वाह मुझे बताओ कि मैं क्यों. हाँ, ये मैंने सबको एक्सप्लेन किया था. लेकिन आप मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया महाभारत को, और 1 महीने बाद मुझे लगता है अब किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं. ये आवाज़ें अपने आप में डिफाइंड हैं, बता रही हैं कौन क्या कर रहा है. आप एक झलक सुनेंगे और आपको पता लग जाएगा ये कैरेक्टर है. मुझे नहीं लगता कि अगर पितामह का कैरेक्टर शत्रु जी नहीं प्ले करते तो और कौन प्ले करता. क्या बात है. ये आवाज नहीं प्ले करती जो अपने आप में वजन है, खत्म है, उसके आगे कुछ है नहीं. आप कर्ण को देखिए, आप विवेक ने जिस तरह से, अच्छा विवेक की तो शुरुआत ही वॉइसिंग डबिंग इंडस्ट्री से हुई. दैट इज समथिंग व्हिच आई एम वेरी हैप्पी. मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं विवेक को वापस उस डबिंग की दुनिया में लेकर आया, और बहुत कन्विंस करना पड़ा वैसे मुझे विवेक को इस रोल के लिए. लेकिन क्योंकि ये विवेक खुद एज ए पर्सन वो बहुत हेल्प करते हैं टू द पीपल हु सोशली बहुत लोगों को अपलिफ्ट करते हैं. तो इसलिए उनका बताइए, इससे ज़्यादा कूल भीम कहाँ मिलेगा आपको. ये होती है कूलनेस. भीम की कूलनेस ऐसी होती है. और यही सवाल मुझे शक्ति जी ने भी पूछा था कि मैं क्यों. मैं आपको एग्जैक्ट वही वर्ड्स बोलूंगा जो मैंने शक्ति जी को बोला था. मैंने कहा शक्ति जी माफ कीजिएगा, लेकिन आपसे ज्यादा कमीनी आवाज इस इंडस्ट्री में और किसी की नहीं है, और शकुनी के लिए मुझे यही चाहिए. एंड लाइक द मोमेंट हिज वॉइस कम्स ऑन एयर, मुझे याद है जब हमने पहला एपिसोड एयर किया था, पहला कॉल जो हमको आया था वो लखनऊ स्टेशन में आया था. एंड दैट गाय फर्स्ट थिंग इज सेड, लोमड़ी सा सोचो बाघ सा नोचो, शक्ति जी ने कमाल कर दिया. और मैंने वो क्लिप, क्या बात है, क्या तालियां. मैंने वो क्लिप इनको भेजा भी था. और जयती जी के साथ मेरा पुराना एसोसिएशन है. जब मैंने रामायण किया था तब केकई की भूमिका जयती जी ने की थी, और इनको इसलिए मैंने कहा, तो गांधारी का जब आया तो मैंने कहा ठीक है, आंखों में पट्टी बांध के मैंने इनको बुला लिया. सिद्धांत जी, और क्षमा चाहता हूँ. हाँ जी, ये मी टू का जमाना है. अच्छा, तो किसी के बारे में कहना कि पुराना एसोसिएशन है, ओ अच्छा, जरा सोच समझ के मैं इसको और स्पष्ट कर देता हूँ. रामायण जब हुई थी तब मैंने राम की भूमिका की थी, इन्होंने मेरी माँ की भूमिका की थी. महाभारत में मैं दुर्योधन की भूमिका कर रहा हूँ, ये मेरी माँ की भूमिका कर रही है. अब क्लियर है? एकदम क्लियर है. भूमिका से अच्छा. और जी दलीप जी, थिएटर मैंने इनके कुछ प्लेस देखे हैं, और वो बुलंद आवाज, वो कमांड जो है एक आवाज में, जो गुरु द्रोण के कैरेक्टर के लिए चाहिए था. मैंने सीधा गौरव को बोला, मैंने गौरव प्लीज दलीप जी से कांटेक्ट करें, और आई वांट हिम टू प्ले दिस कैरेक्टर. और मैं बड़े उसके साथ इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ बैठ के, दिस स्टारकास्ट विच इज सिटिंग हियर इज माय फर्स्ट चॉइस. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि हमने इनको अप्रोच किया, उन्होंने पहली बार हाँ कर दिया. एंड हिज महाभारत एंड द महाकास्ट फॉर यू.
क्या बात है, जोरदार ताली। ये महाभारत जो बनाया गया है ये सिर्फ एक ही कारण से क्यों, ताकि गौरव जी युधिष्ठिर प्ले कर सके। A big hand for him also, please. इस समय हमारे साथ में पूरी स्टारकास्ट मौजूद है, तो शुरुआत इष्ट परम पूजनीय आदरणीय से शुरुआत की जाए। शत्रु जी, भीष्म पितामह एक ऐसा चरित्र जिसकी उस जमाने में भी जरूरत थी, आज की तारीख में भी राजनीति में जरूरत है। तो भीष्म पितामह एक अपने आप में संपूर्ण चरित्र को लिए हुए हैं। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा और इच्छा मृत्यु थी उनके पास, जब तक वो मरना नहीं चाहते थे मरते। ये रोल कितना महत्वपूर्ण है और इस महाभारत में कितना महत्व रखता है, मैं जरा अनुराग आपको धन्यवाद देते हुए, पहले तो मैं जितने स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं और ख़ासकर कलाकार और हमारे मित्र और इसके मुखिया गौरव जी को, यहाँ पे राहुल बैठे हैं, उनको बहुत बढ़िया कलाकार हैं। यहाँ पे हमारे मित्र सहयोगी दिलीप ताहिल बैठे हैं, उनको, हमारे छोटे भाई परिवार के अभिन्न अंग विवेक ओबरॉय, उनको, हमारी नायिका, हमारी बहुत अच्छी ज़माना ख़राब है, ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ फिर भी बहुत अच्छी नायिका, बहुत ही अच्छे कलाकार, और इसने बहुत सुंदर काम किया, हमेशा करती हैं, इसमें भी बहुत सुंदर काम किया। ऐसे हमारी शिल्पा शेट्टी, और जो एक ज़माने में बहुत हार्मफुल थे, वह इन दिनों टोटली हार्मलेस हो चुके हैं। और कुछ मी टू का कमाल है, और साथ ही साथ इनकी बेटी जो हैं, जो आज नाम रोशन कर रही हैं, श्रद्धा कपूर, उनका भी कमाल है कि उसकी वजह से इनके बहुत ज़बरदस्त अंकुश पड़ गया है। ऐसे हमारे अभिन्न अंग जो हैं हमारे फिल्म उद्योग के भी और हमारे परिवार के भी, शक्ति कपूर जी, साथ में बैठी हुई जयती जी के साथ सीमांतो जी हैं। तमाम सम्मानित मंच और तमाम आप लोग जो आए हैं, उन तमाम लोगों को प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और साथ ही साथ आपके अनुराग जी, आपने जो हमसे पूछा है महाभारत में, जो आपने कहा कि आज की राजनीति में वैसे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। आप हैं ना, कोशिश उस राह पे, मेरी तुलना नहीं हो सकती है, खासकर भीष्म पितामह से, देवव्रत से, गंगा पुत्र से मेरी तुलना नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं उस राह पे चलने की, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। उसी कोशिश की प्रक्रिया में हम सब इकट्ठा हुए। लेकिन महाभारत पे पहले कह दूं कि महाभारत जैसा, आज शब्द का इस्तेमाल करो, दुर्लभ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एपिक, ऐसा जो है कि क्या नहीं है इसमें, ज्ञान है, गुण है, कमिटमेंट है, मार्गदर्शन है, जीवन शैली का परिचय है, इसके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, ड्रामा है, पैशन है। ऐसा तो शायद बिरले ही विश्व में शायद ही कोई महाकाव्य मिलेगा जैसा महाभारत है। हमारे यहाँ ये दोनों जो महाकाव्य हैं, या तो रामायण या महाभारत, दोनों मैं सही मानों में कह सकता हूँ आउट ऑफ द वर्ल्ड है। बिल्कुल। और उसमें ये कैरेक्टर भीष्म पितामह का, जो मैन ऑफ स्टील, जो प्रतिज्ञा करता है तो हस्तिनापुर में जाकर, यानी सेवा भावना के साथ, सत्ता से दूर रह के, और ये बात को मानते हुए, जो आज मानना चाहिए, लोग मानते नहीं आज की राजनीति में, कि सत्ता सेवा का माध्यम है, सत्ता सेवा का माध्यम होना चाहिए। आजकल सत्ता मेवा का माध्यम है। हमारी राजनीति में लोग सत्ता के जरिए कमाने की सोचते हैं, वहाँ सब कुछ गंवाकर सत्ता के जरिए सेवा करने की भावना और संकल्प लेकर, जैसे हमारे भीष्म पितामह सामने आया, देवव्रत, गंगा पुत्र, वो मैं समझता हूँ अविस्मरणीय है और सही मायनों में बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। तालियां। थैंक यू। नेक्स्ट। शत्रु जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आपके हिंदी शब्द वाक्यांशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, कि ऐसे हिंदी बहुत कम मिलते हैं। एंड अरे मुझे भी तो मौका मिल रहा है ना यार बोलने दो। शत्रु जी, अनुराग आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू भैया। बस इसी सुनने के लिए तो आज का शो करने आया हूं मैं, रेडियो शो छोड़ के तुरंत यहीं पे आया मैं।
हमारे साथ में शिल्पा शेट्टी जी हैं, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। द्रौपदी का द्रौपदी का कैरेक्टर अपने आप में बहुत ही यूनिक है और आज भी लोग उसको आदर्श मानते हैं हिंदुस्तानी परिवेश में। और लोग कहते हैं कि अगर वुमेन राइट्स की बात करें, उनके अधिकार की बात करें, तो पहली महिला थी जिसने महाभारत में खड़े हुए उसने वाला कि मैं द्रौपदी हूं। ये चरित्र अपने आप में बहुत ही यूनिक है, तो इसके बारे में कुछ और बताइए। सर्वप्रथम वाह। सभी को मेरा सादर प्रणाम। ओह, देखिए, महाभारत करते करते ना मेरी हिंदी थोड़ी सी क्लिष्ट हो गई है, वाह, तो ये एक एडवांटेज रहा मेरे आपकी लिए। चेष्टा सराहनीय है। हाँ, बस कोशिश ही जारी है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आई थिंक उसी वजह से मैंने हाँ कहा इस भूमिका को करने के लिए। और मेरे लिए ऑनेस्टली बहुत ही मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि जितने भी दिग्गज यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत ही आसान है शायद इस लैंग्वेज को अपना बनाना, लेकिन मेरे लिए इट वाज रियली अ लर्निंग कर्व। और लकीली मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मैं माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, और मेरा बच्चा है जिसको मैं बैठ के कहानियाँ सुनाती हूँ रामायण की, महाभारत की। तो मैं चाहती थी कि मैं इस शो के ज़रिए उसे एक माइथोलॉजी को इंट्रोड्यूस करूं, और आई एम रियली हैप्पी दैट आई वाज एबल टू प्ले दिस कैरेक्टर। द्रौपदी का जो किरदार था बहुत ही मुश्किल, बहुत ही, जैसे आपने कहा, शी वाज नॉट जस्ट अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। और वो क्या है, आई थिंक वो एक शी केम with something to do, she came with a job already। तो वो पैदा नहीं हुई थी, वो अग्निपुत्री थी, तो अग्नि से उत्पन्न हुई थी। तो फॉर हर शी केम टू काइंड ऑफ गिव बैक टू हर फादर, और उस बदले की भावना को जो है वो कृष्ण ने देखा और उसे कन्वर्ट कर दिया टू फाइट हिज वॉर। तो एक नए युग को जन्म देने के लिए आई थॉट शी प्लेड अ वेरी वेरी पिवटल कैरेक्टर। तो हर स्ट्रेंथ वाज समथिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी युग में किसी भी औरत के साथ जिस किस्म का शोषण उन्होंने सहा, मैं द्रौपदी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शी वॉज एबल टू नॉट जस्ट कम आउट ऑफ इट, बट शी बिकेम स्ट्रोंगर एंड शी यूज दैट पेन and she used it as a strength to fight the war. So I felt that उस strength को define करना बहुत मुश्किल है। And yeah, so I just think it's a character that was once in a lifetime, and मैंने बहुत सारे किरदार प्ले किए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन to be able to lend my voice to a mythological character and with all these amazing actors was just amazing. Thank you. क्या बात, बहुत बढ़िया। हमारे साथ में विवेक ओबरॉय जी, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। विवेक कर्ण, आपको बता दूं कि रेडियो में इंटरव्यूज करता हूं मैं, तो हम लोग महाभारत की बात करते हैं, बहुत सारे सुपरस्टार्स रेडियो में आते हैं। मैंने तकरीबन 20 या 25 लोगों से पूछा है कि आप कौन सी भूमिका निभाना चाहेंगे। उसमें से 25 में से भाई साहब 18 व्यक्तियों ने कहा है कि वो कर्ण बनना चाहते हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं कर्ण की भूमिका में? सर्वप्रथम तो मंच पर प्रस्तुत सभी महाअनुभवों को और मित्रों को, दोस्तों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको प्रणाम। मीडिया के सारे मित्रों को प्रणाम, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे श्रोताओं को प्रणाम, और उनसे भी इम्पोर्टेंट पिक्चर पांडे जी को प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। आप वहां नहीं होते तो हम यहां नहीं होते। यार बात तो सही है आपकी। मैं जब सभी किरदारों को देखता हूँ, जब मुझे पूछा भी गया, क्योंकि मैं शायद इस प्रोजेक्ट से काफ़ी अर्ली स्टेजेस में जुड़ा, तो मुझे पूछा गया, तो मैंने कहा यार मैं कर्ण प्ले करना चाहूँगा। और उसका रीज़न ये है कि शायद जब मैं छोटा था तो एक फैसिनेशन कृष्ण की ओर था, अर्जुन की ओर था, लेकिन पिछले 15-20 सालों में जो मैंने हिंदुस्तान के ग्रामीण विभागों में यात्राएं की हैं, अपने सामाजिक कार्यों को लेकर, कहीं स्कूल का निर्माण करना, कहीं जो गांव, जैसे सुनामी में जो गांव बर्बाद हो गए थे तो उनका पुनर्निर्माण करना, तो वो सारे जो अनुभव मैंने एक्सपीरियंस किए, वहाँ से मुझे
ऐसे लगने लगा कि जो कर्ण का किरदार है ये आज भी जिंदा है। बिल्कुल। और आप देखें हमारे दलित समाज में वो जिंदा है, आप देखें हमारे SC ST NT समाज में, आदिवासियों में, आज भी वो कर्ण जिंदा है। मेरिट के बेसिस पे उन्हें जो उभर के आना है आगे, वो होता नहीं है। अब भी हमारे यहाँ सिर्फ इंडस्ट्री के लोग, इंडस्ट्री पर लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन नेपोटिज्म हर जगह है। पॉलिटिक्स में है, फिल्म्स में है, कॉर्पोरेट दुनिया में है। वो जो मेरिट पे कर्ण को आगे आना चाहिए था, जो उसे नहीं आने दिया गया सूत पुत्र कहकर, वो कहीं ना कहीं आज भी इस देश का एक नैरेटिव है और उसे बदलना बहुत जरूरी है। वो याद दिलाना लोगों को बहुत जरूरी है। और उसी के अंदर एक और बहुत सुंदर बात है, मैं अक्सर ऐसी जगहों में जाता हूं जहां पे खुद लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये एक ही देश है पूरे विश्व में जहां घर पे खाने को एक निवाला नहीं है, लेकिन आपको अंदर आमंत्रित कहेंगे और उस निवाले को भी वो आपके साथ बांट के खाएंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी। ये हमारे संस्कार हैं, संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की है। और उस संस्कार का प्रतीक है दानवीर कर्ण। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हजारों साल हो गए, सदियां बीत गई, लोग महाभारत की युद्ध को याद करते हैं, लेकिन कर्ण का जब नाम लिया जाता है तो पहली और आखिरी बात यही होती है कि दानवीर कर्ण। क्या बात, बहुत बढ़िया विवेक, क्या डिस्क्राइब किया आपने कर्ण को, बहुत खूब। इसीलिए और इस समय हमारे साथ में शक्ति कपूर साहब मौजूद हैं। शक्ति जी माइक्रोफोन लेके बिल्कुल तैयार हैं। शकुनी के साथ नाइंसाफी हुई थी, इस कारण से उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि चाहे कुछ भी हो, ये तो वो युद्ध जीतेंगे ही हर हाल में। तो आपको क्या लगता है कि जो शकुनी थे वो व्हाइट थे, ब्लैक थे, ग्रे थे, क्या कैरेक्टर था, उनका चरित्र था? क्योंकि हर इंसान अपने अपने कैरेक्टर को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है, क्योंकि आप काम कर चुके हैं। तो शकुनी आपके हिसाब से कौन है? सबसे पहले जब मेरे पास ये महाभारत लेकर आए, उससे पहले मैं गौरव जी मेरे पास आए थे एक दूसरे शो के लिए जिसका नाम है क्राइम मास्टर गोगो शो। बड़ा इंटरेस्टिंग शो। मैंने हाँ बोली, शो शुरू हुआ। हमारे इंडस्ट्री के काफ़ी कलाकार बम्बई के रेडियो पे शो करते हैं, अच्छे शो करते हैं, बहुत अच्छे शो करते हैं, लेकिन मेरे लिए रेडियो पे शो करना थोड़ा सा सोच का मामला था। पर गौरव साहब ने बोला नहीं, ये शो का नाम भी रखा है क्राइम मास्टर गोगो। तो वो शो हमारा शुरू हुआ रेडियो पे। बड़ा मुश्किल शो था मेरे लिए, क्योंकि मुझे कलाकारों की जिंदगियों के बारे में रेडियो पे बताना था। पर आहिस्ता आहिस्ता वो शो शुरू हुआ। जो दूसरे रेडियो पे शो थे, आप लोग आश्चर्य होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा शो क्राइम मास्टर को आगे बढ़ता गया। और रेडियो नशा पे बहुत जल्द ये शो क्राइम मास्टर गोगो जो शक्ति कपूर का था, गौरव का जो कॉन्फिडेंस की वजह से ये शो नंबर 1 पे आ गया। तालियां 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 तालियां। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे में आया कि हाँ, मैं रेडियो पे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों की हिस्ट्री पे रिसर्च की और उनके बारे में मैंने प्रोग्राम किए। सबसे ज़्यादा मैं बहुत आश्चर्य और बहुत खुश था जब मेरे को मेरे सीनियर शत्रु जी साहब की ज़िंदगी के बारे में मैंने रिसर्च की, और औरों के एपिसोड 1 थे या 2 थे या 3 थे। सबसे ज़्यादा एपिसोड मैं बहुत खुशकिस्मत था कि शत्रु जी की ज़िंदगी के बारे में मैं बोल सका। और सबसे बड़े फॉलोइंग जो हमारे रेडियो पे हुई है, शत्रु जी के शो पे हुई है, इनके एपिसोड्स पे हुई है। और ये हमारे सीनियर हैं इंस्टीट्यूट के, महान इंसान हैं। मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत मुश्किलातें आई, मैं बहुत समस्याओं में फंसा हूँ, वो तो सारी दुनिया जानती है कि मैं फंसता रहा। पर मैं मेजरली फंसा, मुझे जिंदगी के अंदर उन प्रॉब्लम से निकालने वाला एक ही इंसान था, उसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये छोटी मोटी समस्याएं नहीं थी, एक ह्यूमन ग्राउंड की समस्याएं थी, जहां एक इंसान को कोई और दूसरा इंसान चीट कर रहा है, लेकिन उसको सही समझाना शत्रु साहब का काम था, जो उन्होंने समझाया। हाँ, इसमें पैसा आया क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। अब रहा सवाल इसका, जो ये महाभारत, ये हमारे अजीज हमारे पास आए, बोले कि एक कैरेक्टर है, मुझे आपके सिवा कोई और नहीं चाहिए। मैंने कहा भैया, मेरे को महाभारत के बारे में, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं महाभारत के बारे में सब कुछ जानता हूँ।
उतना इल्म है मेरे में जितना मैं बड़ा होता, मैंने पढ़ा नहीं है पर जानता हूं कि महाभारत, जैसे बोला शत्रु जी ने कि महाभारत और रामायण, रामायण एक ऐसी चीज है, एक कमाल, एक मतलब पवित्र है कि शत्रु जी ने अपने घर का नाम भी रखा है रामायण। मेरे ख्याल से तालियां बज सकती हैं। आजकल हमारे बच्चों को मालूम नहीं है वैसे कि क्या है ये, कितने बच्चों को नहीं मालूम है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि ये जो महाभारत रेडियो पे आया है, मुझे इन्होंने बोला कि हम रेडियो पे चलाएंगे, आपकी आवाज़ें जनता को समझ में आएंगी। मैं क्या बात कर रहा हूँ, 10 तो शक्ति कपूर हैं जो अब मेरी आवाज़ें इमिटेट करते हैं, उनको ले लो, और शत्रु जी को तो 200 हैं। खामोश बोलेंगे, शत्रु जी आ गए, खामोश। हाँ, फिर ये बोले नहीं, विवेक ओबरॉय है, उसकी आवाज़ जो नेचुरल है, शत्रु जी की। मैंने कहा शत्रु जी हैं? बोले हैं। मैं कहा अगर वो नहीं है तो मैं नहीं हूं, अगर वो हैं तो मैं हूं। बोले शिल्पा जी, अगर मैं कहा शिल्पा जी नहीं है तो मैं नहीं हूं। तो मैंने शत्रु जी को फोन लगाया, बोले हाँ बच्चे मैं हूं। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि शत्रुघ्न सिन्हा जो हमारे हिंदुस्तान के इतने बड़े कलाकार हैं, अगर वो रेडियो पे आ सकते हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं कोशिश करूंगा, कसम से बोल रहा हूं, दिल से। शिल्पा जी, हमने बहुत काम किया शिल्पा जी। मैंने कहा शिल्पा जी इतनी शुद्ध हिंदी, ये अंग्रेजी बोलते बोलते थकती नहीं है, हिंदी कैसे बोलेंगी? शिल्पा शेट्टी ये मेहनती बहुत है। एक फिल्म के अंदर, जिस फिल्म में मैं नहीं था, एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। मुझे इन्होंने फोन किया कि शक्तिदा ये कैरेक्टर में मुझे थोड़ा सा कुछ समझा सकते हैं तो समझाइए, आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। मैंने कहा मैंने जो कैरेक्टर किए हैं वो ऐसा अच्छे कैरेक्टर नहीं है। तो बोले नहीं फिर भी, तो मतलब शी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं। तो ये अभी मुझसे पूछ रहे थे कि शुकनी का कैरेक्टर, तो मैंने जब इनसे बात हो रही थी, फिर विवेक ओबरॉय 3 सितंबर, हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, एक राम था एक रावण था, वो दूसरी बात है। हम सितंबर 3 ये भी है, मैं भी हूँ। तो जब ये इतनी अच्छी अच्छी बात है, मैं कहा विवेक ओबरॉय ये भी इतना कुछ बोल रहा है यार, इतनी शुद्ध हिंदी। मैं बचपन में देखा, मतलब इनको बचपन में इनके तो लंबे लंबे बाल थे, ऐसा लगा बड़ा मॉडर्न है। ये अचानक शुद्ध हिंदी, गांव खेड़े में गुड वर्क तो सितंबर 3 के सभी कर। तो मैंने जल्दी से क्या बात है, क्या बात। हाँ, अभी इनका सबको मालूम है, मेरा सबको नहीं मालूम है, क्योंकि मैं बोलता नहीं। अच्छा काम करो डालो अंदर, है ना। तो मैं बोलता नहीं हूँ और करता भी नहीं हूँ वैसे। हाँ ठीक है। तो मैंने वाइफ को मैसेज किया, मैंने कहा शुकनी कौन था भाई? सीरियसली बोल रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी शिवांगी वो बहुत पूजा पाठ वाली हैं और महाभारत भी जानती है, रामायण भी जानती है। तो उनका मैसेज आया, पढ़ देता हूँ। शुकनी कौन था और मैंने क्यों किया? इट्स अकॉर्डिंग टू माई वाइफ, शी सेड ओके डू इट, देन आई डिड इट। शुकनी मामा इज अ वेरी riveting and colorful personality. The shades and layers to his persona are fun to explore. समझ गया ना? इंग्लिश आती है ना? इतनी शुद्ध हिंदी बोली है, लोगों को शायद अंग्रेजी भूल गई हो। तो मैं बोल रहा था fun to explore, deceptive yet funny, magnanimous yet yet ये क्या है? अरे ये क्या है इंग्लिश में? Magnanimous Yet- yet narcissist. हाँ, आगे। Cunningness at the surface, but a story underneath. And she said, you must say this. I had fun playing this role. और मैंने कहा और क्या बोलूं? बोलो और कुछ नहीं। तो मैंने कहा शुद्ध हिंदी मुझे भी आती है। तरनी तनुदा तत्तमाल तरवो बछाए, मसी का छू नहीं, कलम कहीं ना हाथ, लाली मेरे लाल की जिद क्यों लाल, माया तेरे 3 नाम, परसी परसा परस राम। वाह 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 शक्ति जी, हाँ। वाह वाह ओहो, वाह, क्या बात है, क्या बात है, कमाल कर दिया। है ना। वैसे सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। बट मैं आज मुझे मौका मिला है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक कि पहली मर्तबा जिंदगी के अंदर रेडियो शो के अंदर रेडियो को, इनके चैनल को, हम सबको खुशी इस बात की है कि ये प्रोग्राम इतना बड़ा हिट है। गली गली में, गांव गांव में, शहर में, यहां तक कि आज की जो जनरेशन है जिनको कुछ मालूम नहीं है, इस प्रोग्राम के जरिए आज उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है कि महाभारत में कौन कौन क्या था। क्या बात। शुकनी एक ऐसा कलाकार है, एक ऐसा एक्टर है जिसकी टांग एक लंगड़ी थी।
जब मैं डबिंग भी करता था, रिकॉर्डिंग भी करता था, तो मैं ऐसे करता था, मामा। तो वो इफेक्ट आता था ना रेडियो में, समझ गया ना? आपको देख तो रहा नहीं है आपको, अब गले से क्या क्या आदमी करेगा मेहनत। तो मैं बोलता था हाँ हाँ जी, हाँ जी, कसम से ऐसे पूरा किया, तभी बोले कि बहुत अच्छा आया है। बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। बहुत ये कमाल। दूसरी बात है कि हिंदी बोलते बोलते मैं मर गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। मतलब आधी आधी रात को मैं हिंदी का वर्ड याद नहीं आता था, वो मैं आधी रात को बोल रहा हूँ। मेरी बीबी बोल रही क्या हो गया, पागल हो गया है? मैं कहा नहीं, महाभारत, हा 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 हा, लोमड़ी सा सोचो। बोले तू हमेशा सोचता है। एनीवे, आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम एसोसिएटेड विद सच अ ह्यूज शो। शत्रु जी, शिल्पा जी, मतलब ऐसी स्टार कास्ट अगर पिक्चर की हो, राहुल, वो दिलीप कहाँ गया है? वो हैप्पी बर्थडे वाला जब से इसने एग्रीमेंट साइन की है बहुत खामोश हो गया है। बहुत खामोश है। एनीवे, मैं उसके बारे में बात नहीं करता। मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि शत्रु जी इस प्रोग्राम में हमें थे और हैं, दाखिल हुए, हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हुआ। शिल्पा जी इस प्रोग्राम में आए, विवेक जी, तो हम जितने छोटे मोटे कलाकार थे हम भी बड़े हो गए। शत्रु जी थैंक यू वेरी मच, शिल्पा जी वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। क्या बस बात है। मेरी बीबी बोलती तुम बहुत बोलते हो। थैंक यू थैंक यू। नहीं, पर आज आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने शुरुआत क्यों अंत कर दी इतना जल्दी? शक्ति कपूर साहब। सही कह रहे हैं आप कि होना ही चाहिए, क्योंकि अभी ट्विटर पे देखो या कहीं पे भी देखो, न्यूज़ में देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही शत्रु जी ने मेंशन भी किया था मी टू। तो आई रियली विश कि जो भी कुछ हो रहा है या स्पेशली अगेंस्ट वेमेन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं जब छोटा था ना, मुझे एक किताब थी राजगोपालाचार्य जी की, तो पता नहीं कैसे मेरे घर में थी, तो शायद माँ ने ला के दी होगी, किसने ला के दी होगी, अंग्रेज़ी की वो महाभारत थी। तो मैं पता नहीं क्यों, वो दिल्ली का लड़का था, तो जैसे वो कॉमिक्स पढ़ते थे ना हम लोग, लाइक एक टाइम होता है हर कोई एक सुपर हीरो कॉमिक पढ़ता है, फैंटम मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। तो इस किताब में मुझे यही लगता था कि, और मुझे लगता था कि वो किताब मेरे आयु से काफ़ी आगे थी उस वक्त। मैं जहाँ वो बैटल उनका ख़त्म होता था 18 दिन, वहाँ वो किताब छोड़ दिया करता था, उसके आगे नहीं पढ़ा करता था, क्योंकि उसके बाद मुझे बोरिंग लगता था उस ज़माने में। मतलब मैं 10 या 11 साल का था। बिल्कुल। तो वहाँ तक बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। और जो शानदार बात इस में है, कथा में, यही है कि हर एक कैरेक्टर का एक महत्व है। मतलब कोई छोटे से छोटा हो, एक इनफैक्ट छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे एक पूरी फिल्म दर्शाई जा सकती है, छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे। वो जो एग्जाइल का पीरियड है, उसी में ही इतनी सारी स्टोरीज हैं। तो भीम को लेके ये था मेरा कि अगर आज जैसे कि भीम हो, तो जो एक भरी सभा में उस ज़माने में भाइयों का आदर, सीनियर्स का आदर, वो अगर आवाज़ उठा सकता है उस सभा के अंदर, और आज अगर मतलब आज की दुनिया में ऐसा भीम हो, आवाज़ उठाए भी और करके दिखाए भी, तो मुझे लगता है कि बहुत फास्ट हो जाए। मतलब इंस्टेड ऑफ 40 साल केस ही चल रहा है, 30 साल केस ही चल रहा है, सब बूढ़े भी हो गए हैं, और जब सज़ा हुई या नहीं हुई तब कोई उसका कुछ महत्व भी नहीं। तो भीम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सिंपल है, राइचियस है, मतलब वो सिंप्लिसिटी भी है उसमें, मिस्चिवस भी है, राइचियस भी है। उसका जो मेन अच्छा मुझे लगता है वो ये है कि इतना बल होने के बावजूद भी हम्बल है, ह्यूमिलिटी है उस कैरेक्टर में। बहुत बड़ी बात। मतलब बहुत ह्यूमिलिटी है उस कैरेक्टर में। बिल्कुल। और फिर वो रूल्स को अपने तरह से तोड़ मरोड़ देता है, जहाँ उसे पता लगे भी जंगे पे मारना है, जंगा पे मारा उसने। मतलब जो कि उस टाइम का एक रूल था कि शायद नहीं करना चाहिए, भाई के सामने नहीं बोलना चाहिए सभा के अंदर, वो भी बोला उसने। तो वो अंदर से एक इमोशन और सच पे जाता है ज़्यादा, और जो उसको इम्पल्सिवली जैसा जैसा लगता है वो वैसा वैसा करता है। बहुत बड़ी बात बोली आपने कि इतना हम्बल थे भीम, जबकि इतने ताकतवर थे। बस एक बार उनको गुरूर आया था, तो जब गुरूर आ गया शत्रु जी, तो वो बहुत मेरी फेवरेट स्टोरी है। जी बिल्कुल, बताइए प्लीज। स्टोरी यही है कि वो वायुपुत्र ये भी हैं, तो रामायण जैसे कि अभी सबने मेंशन किया, 2-3 लोगों ने कि रामायण, उसमें वायुपुत्र जी हनुमान जी हैं। और फ़र्क यही था कि उधर वो वो एक बार वो मोतियों का हार भी है, वो तितर बितर कर देते हैं कि राम नहीं है इसमें, खोल के दिखा भी देते हैं कि राम ही अंदर है। तो उस कैरेक्टर में भी ना बहुत ही सिंप्लिसिटी है जी। तो जब जाने का वक्त आता है तो उन्हें कहा भी जाता है कि भैया आपको यहाँ रहना है, क्योंकि मेरे साथ नहीं जा सकते। इस किताब में भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको
जाने के लिए मना किया गया है, मगर शाप है उसको, अश्वत्थामा जो है, जी जी अश्वत्थामा को शाप मिलता है इसमें कि वो बच्चों को जला देते हैं वो शिविर के अंदर, पांडव समझ के। तो उसमें फिर वो गुरूर जहाँ उसका आता है, उछलता है थोड़ा बहुत वहाँ फॉरेस्ट के अंदर, ना तो मतलब ब्लेसिंग भी मिलती है उनको हनुमान जी की, बड़े भाई की, मतलब जहाँ उनको पूंछ को भी नहीं हिला सकते ये, जी और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि मैं ध्वज बन के रहूँगा अर्जुन के उस पर, मतलब एक रथ तरीके से में। आप कहते हैं गूगल मैप्स हम लोग कहते हैं आज, जी तो उस टाइम की उनके चैरियट के गूगल मैप्स थे हनुमान जी, बिल्कुल। मतलब कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ ज़्यादा लड़ाई हो रही है, कहाँ उनकी आवश्यकता है फील्ड में, तो इट वाज बिल्कुल अमेजिंग। भीम का गुरूर हनुमान जी ने तोड़ा था। और जी, जी, जी। ये कि हर जीवन में एक सीखने वाली बात है कि भीम जैसा बलशाली कोई था ही नहीं हमारे पूरे, अगर देखा जाए तो पूरे इतिहास उठा के देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हनुमान ने उसे दर्शा दिया कि देखो हर इंसान का एक बाप होता है। जी बिल्कुल। जयती इस समय हमारे साथ में मौजूद है। एक बार जयती के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि हमारे रेडियो स्टेशन की बहुत फेवरेट हैं ये, और कोई भी प्ले होता है तो सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है, क्योंकि हर रंग में हर रूप में बिल्कुल परफेक्ट है। तो गांधारी की भूमिका एक ऐसी भूमिका है जो अपने आंखों में पट्टी बांधे रहती है सिर्फ अपने पति के प्यार में, क्योंकि उसका पति अंधा है और वो नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखूंगी। आपको लगता है कि आज के समाज में भी ऐसा कुछ हो रहा है? लोग देखते हैं ऐसी चीजें और अपने आंखों में पट्टी बांध देते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे बम्बई आए 21 साल हुए, आज मुझे ना बहुत सार्थक लग रहा है यहाँ आप लोगों के बीच में बैठ के। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली। हाँ, ये गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली क्योंकि उसे पता नहीं था कि के जो धृतराष्ट्र हैं वो अंधे हैं और उनके साथ उनका विवाह हो रहा है। भाई आकर बताते हैं तो उन्हें पता चलता है, और शायद वो जैसे कहते हैं कि हम अपने पति का अनुकरण करेंगे, एक उस समय हुआ करता था, तो उन्होंने भी अपने पति का अनुकरण करने के लिए आंखों पे पट्टी बांध ली। आज के समाज में मैं ये कहूँगी कि हम जो महाभारत लोगों को सुना रहे हैं उसमें गांधारी का एक नया रूप भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर हमेशा ये सुमंतो ने किया है कि कैकेयी को भी उन्होंने एक अलग तरह से प्रस्तुत किया था, उसकी भी जो एंग्स थी, किस तरह किस लिए वो आई थी दुनिया में, उनका काम किया था, उनको किस कर्म के लिए रामायण में उनका किरदार आया था, वो भी एक अलग तरह से प्रस्तुत किया था। वैसे गांधारी का भी यहीं पर है, यहाँ पर ऐसा ही दिखाया जाएगा कि उन्होंने अनुकरण तो किया लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में इस बात की ठेस भी थी कि ये कहीं ना कहीं वो गलत अपने आप को मानती थी। दूसरी बात, मैंने एक बहुत खूबसूरत सीन किया, छोटा सा सीन था जिसमें कुंती और पांडु वापस आते हैं राजभवन में, और वो कुंती के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम मेरी आंखें हो, तुम मेरी आंखें बनकर रहोगी, क्योंकि एक वुमनहुड, एक वुमेन फोक का एक साथ रहना, एक स्ट्रेंथ, वो मेरे ख्याल से वो गांधारी और कुंती के बीच में एक बॉन्ड बनता है। मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि गांधारी ने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली तो इसीलिए वो लोगों के भीतर झांक सकती थी। क्या बात, बहुत और इसीलिए वो जो सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, उसके बियॉन्ड वो देख पाती थी, क्योंकि वाइब समझती थी। इसीलिए मुझे लगता है कि ये किरदार अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, और महाभारत एक ऐसा एपिक है जो हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा सकता है, हर किसी के। मैंने एक प्ले पढ़ा है, मैं थिएटर करती हूँ, धर्मवीर भारती की एक प्ले है जिसका नाम है अंधा युग। जी बिल्कुल। उसकी शुरुआत द्वारपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और उसके बाद हम डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में सुनते हैं, उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं, और फाइनली गांधारी पर आता है जहां वो कर्ज करती है, श्राप देती है कृष्ण को कि तुमने इतनी बड़ी पॉलिटिक्स खेली, तो अब तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा तुमने दूसरों के साथ किया। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। थैंक यू सो मच शुभम। जयती, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने इस किरदार को बिल्कुल जीवंत कर दिया। इतने सालों बाद भी अगर आज इसे सुने, तो मैं जब रेडियो शो करता हूँ तो ये प्ले होता है 1 बजे दोपहर को, मेरे शो के बीच में होता है, और मैं इतनी गुणगान करता हूँ हर कलाकार की। इतना खूबसूरत अंदाज में आप लोगों ने जो प्रस्तुति दी है, वाकई काबिल तारीफ है। मैं कहूँगा भूतो न भविष्यति। शत्रु जी, ये ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, ऐसे किरदार एक साथ निभाना इतने सारे लोगों के बीच में वाकई काबिल तारीफ है। और हमारे बीच में दिलीप ताहिल जी मौजूद, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। द्रोणाचार्य की भूमिका अश्वत्थामा, ये मतलब जैसे कुछ समय पहले राहुल बता रहे थे, अर्जुन का आना बीच में और उनके साथ छल होना। द्रोणाचार्य की भूमिका अगर बात करें तो आप क्या सीख लेते हैं, क्या बोलना चाहेंगे कि उनके साथ वाकई अन्याय हुआ था या उन्होंने अन्याय का साथ दिया था?
पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे, गौरव जी ने और सुमंतु जी ने मुझे बुलाया महाभारत करने के लिए, इतने बढ़िया कलाकारों के साथ जो हमारे मित्र भी हैं, जयति जी, सिन्हा साहब, शिल्पा, विवेक, राहुल और मेरे पुराने और अजीज मित्र शक्ति कपूर को मैं ओह क्या बात, कभी नहीं भूल पाऊंगा। जी जी बिल्कुल। नहीं, इसलिए मैं आखिर में छोड़ा आपका ना। और आप सबको यहाँ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस मीटिंग में आए हैं। आपको भी सर, आपने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शंस किए हैं। द्रोणाचार्य के बारे में ये उनका जो हम अंग्रेजी में बोलिए इसको डायलेमा था कि वो न्याय या अन्याय इसमें उलझे हुए थे कि इनका कोई मानते हैं कि जो उन्होंने किया वो जो सिखाया तो उनकी वजह भी थी, लेकिन यही उसका डायलेमा है। यही मतलब ये जो कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है द्रोणाचार्य का, कि ये कभी समझ में नहीं आता है कि उन्होंने कैसे किया और क्यों किया। हाँ, ये क्यों किया तो मालूम है, क्योंकि उन्होंने और उनके साथ अन्याय हुआ ये भी सही है, क्योंकि हुआ था उनके मित्र के साथ, बिल्कुल, जिन्होंने उनको महल से निकाल दिया और पितृमोह भी था, भूल गए थे। जी बिल्कुल, पितृमोह भी था अपने बेटे को लेकर भी। हाँ, था। और ये भी था कि मतलब अर्जुन की जो शिक्षा दी उन्होंने तो, और अपने खुद के अपने बेटे को नहीं दे पाए। तो ये जो समस्या है ये गुरु लोगों के साथ अक्सर होता है, क्योंकि जब मैं द्रोणाचार्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे महात्मा गांधी भी याद आते हैं, जो पूरी दुनिया के सामने वो महात्मा थे, लेकिन अपने घर में, अपने परिवार में वो उनको वो सुख नहीं मिला। बिल्कुल। तो ये अक्सर एक डायलेमा होता है। और बाकी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे डायरेक्टर ने हमें गाइड किया इसमें, और आई एम वेरी प्राउड टू हैव प्लेड द्रोणाचार्य। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो और कहना चाहूँगा कि जब हम रेडियो सिलोन सुनते थे बहुत पहले, तो वहाँ पर रेडियो प्लेज हुआ करते थे, और बगैर डायरेक्टर के किसी भी किरदार को मतलब प्रेजेंट करना केवल आवाज़ के ज़रिए ये बहुत कठिन बात होती है। और यदि काले साहब और सुमंतु जी और दीपिका और गौरव हमारे साथ नहीं होते तो मुझे लगता है कि ये हम नहीं कर पाते, ये संभव नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जी। डबिंग करते हुए जब आपने यू डिडंट गो ऑन स्क्रीन एंड यू केम टू द स्टेशन फॉर डबिंग, कैसा था आपका अनुभव? आपको कैसा लगा करके? आप यकीन नहीं मानेंगी, जब मुझे स्क्रिप्ट मिला तो मैं थोड़ी सी डर गई, क्योंकि काला जी ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। पृष्ठ संख्या कुछ ऐसे बट इसे मैंने एक चैलेंज की तरह लिया, और ऑनेस्टली कहा जाए तो मुझे लगा नहीं कि मैं इसे पूरी तरह से निभा पाऊंगी, क्योंकि क्या है, नॉर्मली जब आप किसी फिल्म में काम करते हैं, एक किरदार दिया जाता है आपको, देन यू टेक योर पेंट ब्रश एंड यू कलर इट, यू नो, एंड यू ब्रिंग इट टू लाइफ। यहाँ पे ये जो किरदार दिया गया मुझे, वो ऑलरेडी आइकॉनिक किरदार है, तो the onus was just too much, the benchmark was very high, और ऐसे ऐसे कमाल के कलाकार जिनके वॉइस I think forget voice, their talent is unsurpassable, and मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और पहले दिन पे आप यकीन नहीं मानोगे, पूछ लीजिए हमारे डायरेक्टर साहब से, मैंने सीन पढ़ा और मैंने कहा मुझसे नहीं होगा ये। आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ पे डबिंग थिएटर आई हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाई। और मैं उठ गई। तो उन्होंने बोला, उनको फिर 5 मिनट लगा मुझे कन्विंस करने के लिए। और क्या है, डर इस बात का नहीं था कि मैं ठीक करूंगी कि नहीं, डर इस बात का था कि मैं आई फील देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर मीडियोक्रिटी, और अगर मैं करूंगी तो मैं सबसे बेहतरीन करना चाहती हूँ काम। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई डोंट हैव अ कमांड ऑन द हिंदी लैंग्वेज, और ये बहुत ही मतलब क्लिष्ट हिंदी है।
सो तो फिर मैंने इसे चैलेंज की तरह लिया और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो पहला सीन हम लोगों ने शूट किया, आई मीन सॉरी रिकॉर्ड किया, देखिए फॉर अस इट्स सो लाइक यू नो इट्स सो एक्चुअली मेरा प्रश्न ये भी था कि आप एक शूटिंग के लिए जब जाते हैं तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है टू जी। फेस द कैमरा. जी। Here you are not facing the camera. Here So it you was more just- difficult. And yeah, so So for you, Must have been आप लोगों को लगता होगा कि easy हम also, परफॉर्म no, नहीं that कर you रहे don't थे. have to do the back end preparations and you just have to go and speak. No, it is नहीं, more क्योंकि difficult. half the job was already done, na? If you're doing a movie, Yeah. you've already got an action to which you're putting in your reaction in the dubbing theatre. So the work is far lesser for us. But when I heard you for the first time, I was like, wow. And Thank you. it was really, I thought nobody could do it better than you. I mean, I had not seen you, I just heard you, and it was amazing. I want to cry now. तो जो पहला सीन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया डबिंग थिएटर में was the जो मैं प्रण लेती हूँ, चीर हरण वाला सीन जो था. और यकीन नहीं मानेंगी आप, और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है. powerful. मैंने पढ़ा उस सीन को और सुमो को कहा कि लेट्स जस्ट गो विद इट. इन्होंने एक्शन कहा, आई डिड इट इन वन टेक. और मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं इस रोल को डब कर रही थी, देयर वाज समथिंग विद इन मी दैट केम अलाइव, एंड दैट इज समथिंग जो आप कंट्राइव नहीं कर सकते. तो वो जो पावर था, दैट इंडिग्नेशन, दैट इंसल्ट, दैट पेन दैट शी वेंट थ्रू एज अ वुमन, that I didn't even need to enact. It just came out from within. And you know, my stomach was churning when I was doing that scene. What she must have gone through. So that thing just came out, and I actually burst out crying in the dubbing theatre after dubbing it. और फिर मुझे रोकना पड़ा अपने आप को, और फिर पता नहीं मैं शायद बह गई थी उस मोमेंट में, उस इमोशन में. And like you rightly said, it was a it's one of the hardest roles I've ever played in my life, and I don't know. And I think the best. Thank you, thank Also, you. And my उसका side, उसका from my पूरा side. पूरा श्रेय हमारे डायरेक्टर साहब को जाना I mean, चाहिए. I've और seen you काला जी, everywhere, but जिन्होंने I मेरा feel it जीना was the मुश्किल best. कर दिया था. तो काला जी खड़े हो जाओ, काला जी खड़े हो जाओ. बेटा एक्सरसाइज करवा रहे हैं हम आपको. काला जी आप इधर आओ, You काला know, जी I भी have इधर to आओ. say something. And Gaurav, who was convinced that I should do this role. So thank you very There much. is Thank you one so much. incident I would like. It was a romantic scene between Bhim and Draupadi, and Bhim being not very romantic, उनको पता नहीं है रोमांस कैसे करना है. द्रौपदी को वो उठा के एक पॉन्ड में डाल देते हैं और बोलते हैं चलो जल क्रीड़ा करें, और उनका मुंह डुबाने लगते हैं. So like उनका भोलापन. Now when we were recording this scene with शिल्पा, और हम लोगों ने, मैंने शिल्पा को एक्सप्लेन किया कि शिल्पा आप ये जब डायलॉग बोलेंगी तो आधे खा के बोलिएगा, क्योंकि वो आप पानी में डुबकी लगा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, डुबकी लगा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तो वो इफेक्ट आने के लिए. सो शी रेड इट once or twice. उसके बाद बोला कि शुरू होगा नहीं ऐसे. मैंने कहा फिर कि पानी लेके आओ. एंड आई एम नॉट किडिंग, हम डबिंग थिएटर में एक बोल में पानी लेके आए. इन्होंने अपना मुंह डुबा डुबा के पानी में वो डायलॉग बोला. एंड दैट्स हाउ, जब आप लोग सुनते हैं उसका इफेक्ट आपको लगता है कि कितना इफेक्टिव है ये डायलॉग. वो थिएटर ऑफ माइंड जो गौरव कह रहे थे कि सामने आपका चित्र आ जाता है, वो इसीलिए आता है बिकॉज ये एक्टर्स उतनी मेहनत उस माइक्रोफोन के पीछे करते हैं. इन ईच ऑफ देम हैव अ स्टोरी. लाइक अगर मैं बैठने जाऊं, मैं रात भर बता सकता हूँ कि सबके साथ मेरा डबिंग एक्सपीरियंस और वो मोमेंट्स कैसे थे, कितनी मेहनत करके ये लोग एक एक डायलॉग को डिलीवर करते हैं, कितनी मीनिंग से डिलीवर करते हैं. जी जी, कोई और क्वेश्चन हो? मैंने डबिंग से पहले रेडियो प्लेस किए थे. सो आई स्टार्टेड विद रेडियो प्लेस. मैं शायद 16 या 17 साल का था, और मुझे एक दोस्त ने बताया कि यार तू चलेगा एक रेडियो प्ले करने, थोड़ी आवाज़ वाज कर लेना, 1-8 घंटे का काम है, और 150-200 रुपये मिल जाएंगे. तो मुझे उस ज़माने में 500 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी. मैं कहा 150-200 रुपये 2 घंटे में, ये तो कमाल है. फिर वहाँ से जादू शुरू हुआ. मुझे याद है रेडियो एंड टेलीविजन सेंटर RTVC, वहाँ पे एक रूपा जी हुआ करती थी, रूपा सांगले जी. आई डोंट नो वेयर शी इज राइट नाउ, बट शी वाज अ वेटरन एट द टाइम.
और उनके अंडर मैंने थोड़ा थोड़ा रेडियो शुरू किया। फिर रेडियो से मुझे अंग्रेजी भी बोल लेता था, हिंदी भी बोल लेता था, मुझे दोनों में काम मिलने लग गया। फिर स्पॉट्स, जो एक पहला स्पॉट किया मैंने, सीधा 5,000 रुपये का चेक आ गया हाथ में। तो मैंने कहा एडवर्टाइजिंग बड़ी अच्छी चीज़ है। जो रेडियो प्लेस में 150 रुपये 200 रुपये मिलते थे। एंड देन फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड डूइंग डबिंग। देन आई बिकेम अ प्रॉपर डबिंग आर्टिस्ट। तो बहुत सारी अंग्रेजी फिल्में हैं, आपके जुरासिक पार्क से लेके, बेब से लेके, द रॉक से लेके, स्टार वॉर्स ट्रिलॉजी से लेके, बहुत सारी फिल्मों को मैंने हिंदी में डब किया। और बहुत सारे हिंदी प्रोग्राम्स हैं जिन्हें मैं अंग्रेजी में डब किया करता था। सिद्धार्थ काक जी का एक प्रोग्राम हुआ करता था सुरभि, तो उसे मैं अंग्रेजी में डब किया करता था। और या थ्रू आउट कॉलेज बहुत सारे अंग्रेजी शोज थे। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर शो कॉल्ड बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल। फिर एक शो हुआ करता था सैंटा बाबरा, यंग एंड द रेस्टलेस, बहुत सारे थे ऐसे शोज। बहुत सारे ऐसे शोज मैंने डबिंग किए। तो आधा समय कॉलेज और आधा समय डबिंग स्टूडियो में। तो ये मेरे लिए एक रीडिस्कवरी था और बहुत बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं रेडियो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस आदमी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं रेगुलरली इनका शो सुनता हूँ और इनको बहुत फॉलो करता हूँ, बिकॉज somebody like him, पर्सनालिटी, जो मैजिक ये करते हैं रेडियो पे, इट्स another magic altogether. So I'm a big fan of radio and मुझे बहुत मज़ा आया ये करते वक्त। और जैसे शिल्पा कह रही थी, हमारे बच्चे लगभग एक ही उम्र के हैं और मैं भी चाह रहा था कि मेरे बच्चों तक, उनके कानों में ये सारी बातें पहुँचें। कहीं ना कहीं हम बहुत कम क्रेडिट देते हैं रामानंद सागर जी को और B.R. चोपड़ा साहब को, क्योंकि जितनी भी महाभारत और रामायण हमें मालूम है वो उनके वजह से मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या तो सही, यू नो आई थिंक उसी तरह इस शो को भी श्रेय देना चाहिए। मीडिया से एक दो क्वेश्चन लेंगे हम लोग, वक्त बहुत कम है हमारे पास। रामायण की भी बात कर रहे हैं, हाय, रामायण की भी लगातार बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में सर जो जजमेंट आना था वो टाल दिया गया, उस पर रिएक्शन सर, आप लोगों का अगर रिएक्शन मिल जाए सर। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि यहाँ सिर्फ महाभारत के बारे में बात की जाए, इस रेडियो शो के बारे में बात की जाए। एक मिनट जी सर रिएक्शन क्यों दें पिछला? हाँ जी, क्या क्यों है? लास्ट क्वेश्चन क्या था? एंड में क्वेश्चन क्या था सर? ये जो एंड क्वेश्चन क्या था? एंड क्वेश्चन यही था सर, रिएक्शन चाहिए था सर, जो ये टाल दिया गया है, फिलहाल जजमेंट टाल दिया गया, उस पर सर आपका रिएक्शन जी। जो मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है फिलहाल, और जो मामला अभी धर्म कर्म की चारदीवारी से बाहर निकलकर राजनीति के मर्यादा के अंदर शामिल हो चुका है, उसके मामले में, उस मामले में मुझे या आपको किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत ही नाजुक संवेदनशील मामला है और इसमें जो है बहुत कदम फूंक फूंक कर रखने की आवश्यकता है। और ये एक तरफ जनमानस से जुड़ा हुआ मामला अवश्य है, लेकिन इतना ज़्यादा इसको उलझा दिया गया है कि अब इसका फैसला, हमने चाहा था कि लोगों की मानसिकता या लोग आपस में मिलकर इन बातों का फैसला कर लें कोर्ट की चारदीवारी के बाहर, लेकिन कोर्ट की चारदीवारी से बाहर जब नहीं हो सका, अब कोर्ट के अंदर, वो भी हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो उस मामले पे अब हम लोग ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करें तो बेहतर है, सिर्फ इंतज़ार करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। एक लास्ट क्वेश्चन मीडिया की ओर से, जो भी महाभारत जो रेडियो का प्ले है उसके बारे में अगर कुछ करना चाहें तो, उसके सिवाय प्लीज मत कुछ करना। मेरा सवाल शिल्पा जी, शत्रु जी और विवेक जी से है। ये सवाल शान से जुड़ा हुआ है। आप सभी कॉन्सर्ट, लाइव कॉन्सर्ट में जाते हैं, कितना गलत लगता है जिस तरह से शान जी के साथ जो चीज़ें हुई कितनी अनफॉर्चुनेट हैं। और रिसेंटली वो शान जी एक गुवाहाटी में लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे और अलग भाषा में गाना गा रहे थे, लोगों ने उनका विरोध किया और उन पे पेपर बॉल थ्रो किया। ये कितना गलत लगता है? आप तीनों से सवाल है। एक्चुअली मुझे भी खबर नहीं है, अच्छा किसी को खबर नहीं हुआ यहाँ पे। एज अ सेलिब्रिटी कितना ये लाइव कॉन्सर्ट की बात, इनको खबर मालूम होती तो जरूर रिएक्ट करते हैं, इनको खबर ही नहीं मालूम है। मालूम कुछ हद तक मालूम तो है, लेकिन सवाल किससे है? तीनों से, शत्रु जी से, शिल्पा जी से, जो जवाब दे सके। मधुर भाषा में अगर शिल्पा जी जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन पर खबर आप जानते हो भैया, हम तो खैर, मेरा तो नाम अब्दुल है, मेरा सबकी खबर रखता हूं। अच्छा मैं तो सब क्योंकि बाकी किसी को नहीं मालूम है। नहीं, ये आपने जो कहा है, जो कुछ बातें हुई थी वहां पे,
और वो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों की बराबर की अहमियत है और होनी चाहिए। बिल्कुल। मातृभाषा एक तरफ आपको संस्कार देती है तो राष्ट्रभाषा आपको व्यवहार देती है, और विदेशी भाषा आपको व्यापार देती है। तो इन तीनों का समन्वय बहुत आवश्यक है, और इसलिए अगर कहीं पे हमारे किसी कलाकार ने अगर गाने की कोशिश की या किसी भी भाषा में, अपनी प्रांतीय भाषा में, अपनी मातृभाषा में, तो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने विरोध किया उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर उसके पीछे कुछ अन्य कारण हो तो उस पर मैं रोशनी इस वक्त नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सारी भाषाएं, चाहे मातृभाषा हो, राष्ट्रभाषा हो, वो हमारी भाषाएं, और अब सब उससे प्यार करते हैं। माँ सबकी अच्छी होती है, लेकिन अपनी माँ से बढ़ के कोई नहीं हो सकती। इसलिए अगर वो अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में अगर वो गाना गा रहे थे या गाने की कोशिश की उन्होंने, तो उसकी मैं समझता हूँ प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा एक और सवाल है विवेक जी से। विवेक जी मैं से भी कुछ सवाल है। कहना चाहूंगी। विवेक जी से सवाल। नहीं, एक मिनट, इसके बाद मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। डिट्टो। विवेक जी से सवाल है। विवेक जी, पहले जैसे अभी आपने रेडियो पे लोगों को अपनी आवाज से एंटरटेन किया है, और पहले आपने वेब सीरीज भी बहुत सारी की हैं। इनसाइड एज की बात कर रहा हूं मैं, लोगों ने काफी पसंद किया, काफी बातें हुई हैं, काफी आपके कैरेक्टर को सराहा गया है, और सुनने में आया है कि इनसाइड एज एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है। क्या क्या तैयारी हैं और किस तरह से किस तरह से अप्रिसिएशन मिल रहा है लोगों से, और क्या कहना चाहेंगे? यार सबसे पहले तो धन्यवाद। हाँ, बहुत खुशी हुई ये जानकर, क्योंकि एक हिंदुस्तानी वेब सीरीज को इस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाईएस्ट जो अवार्ड है वो एमी है, और उसके लिए एक नॉमिनेशन जीतना ये पहली बार हुआ है, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई सभी को। पहले तो हमें लगा कि कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ में, क्योंकि अमेज़ॉन की ग्लोबल जितनी कंटेंट है उन सब की नॉमिनेशंस में से इकलौता ये नॉमिनेशन रहा, और बहुत कड़ा कंपटीशन रहा। उसके बावजूद हम आगे हैं, फॉर रनिंग हैं, और पूरी तैयारी हो रही है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त मैंने भी एक निजी तौर पर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मुझे एक समय में, क्योंकि शत्रु अंकल अभी भाषा की बात कर रहे थे, तो एक समय में मुझे दक्षिण की चारों भाषाओं में एक एक फिल्म करनी थी। तो मेरी अब वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आखिरी फिल्म मलयालम की, जो मुझे लगता है सबसे कठिन भाषा है, वो चल रही है अभी। तो मैं उसकी डेट्स एडजस्ट करने की कोशिश में हूँ। मोहनलाल सर हैं उसमें, तो उनसे रिक्वेस्ट किया गया है ताकि मैं कुछ समय निकाल कर इस अवार्ड सेरेमनी को अटेंड कर पाऊँ हमारे दोस्तों के साथ, फरहान, रितेश, ऋचा चड्डा, करण अंशुमन जो क्रिएटर ऑफ द शो हैं। और मज़ा इस बात का है कि जिस समय हमें ये खुशखबरी मिली, हम सब सीजन 2 इनसाइड एज सीजन 2 शूट करने के लिए विदेश गए हुए थे, सब वहीं साथ में थे, और एक साथ में ये खबर आई और हम सब निकल चले। रात भर खूब पार्टी की, खूब जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया उसे।